नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी क्यूआर में। आज हम मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में जानेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से आरबीआई मनी सप्लाई को मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, उसे बढ़ाती है। ठीक है, और मनी अवेलेबल है या नहीं है, पैसा उधार मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है, ठीक है, ब्याज दरों को बढ़ा देगी, तो बैंकों के पास भी पैसा नहीं होगा, तो बैंक भी उधार नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और वो रेपो रेट अगर ज़्यादा होगा तो बैंक जनता को पैसा देने की अपेक्षा आरबीआई के पास रखना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी का क्या काम है कि वह कॉस्ट ऑफ मनी को डिसाइड करता है। इंटरेस्ट रेट्स के माध्यम से डिसाइड करेगा कि जो अगर मान के चलो 100 रुपये उधार लेना है तो उस पर 6 रुपये लगेंगे ब्याज या 12 रुपये लगेगा रेपो रेट, बैंक रेट वगैरह के माध्यम से, तो वो सस्ता पड़ेगा या महंगा पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में इम्पोर्टेंट ये है कि इसे हर किसी बैंक का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है और भारत में आरबीआई डिसाइड करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है कि इसके 3 इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। ठीक है, 3 उपकरण क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, जिनके माध्यम से तय करता है कि मॉनेटरी पॉलिसी की दिशा क्या होगी। तो सबसे पहला है रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी कि जो सीआरआर एसएलआर की जो रेट्स हैं ना, उन्हें तय करता है कि 4%, 18% या 5%, 20%। अगर उसे मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो इन्हें कम कर देगा, अगर कम करना है तो इन्हें बढ़ा देगा। ठीक है, यानी कि अगर सीआरआर 3% है तो मतलब कम पैसा रखना है, तो जनता को पैसा देने के लिए ज़्यादा है। ठीक है, और अगर बढ़ाना है तो 5 कर देगा, तो बैंकों के पास कम पैसा रहेगा जनता को पैसा उधार देने के लिए। ठीक है, तो इनका यूज करता है सीआरआर और एसएलआर का। दूसरा है पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स। इसमें क्या क्या आता है, इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट। ठीक है, ये हमने देखा था कि इनके माध्यम से आरबीआई कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, पिछली वीडियोज में हमने देखा था। और तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसके माध्यम से आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड्स को बेचता है और ख़रीदता है, जिसके माध्यम से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। और एमएसएस यानी कि जो मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इसके माध्यम से रुपए की वैल्यू को डॉलर के टर्म में या फॉरेन करेंसी के टर्म में आरबीआई डिसाइड करता है कि अगर आरबीआई को लग रहा है कि रुपए की वैल्यू ज़्यादा घट बढ़ रही है, तो फिर एमएसएस स्कीम का यूज करके उसे यूज करता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के। ठीक है, तो इसमें महंगाई को रोकना, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी, एकदम ज़्यादा प्राइस में फ्लैक्चुएशन ना हो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बहुत ज़्यादा कम हो गए। एक स्टेबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़ते रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अति महंगाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंट ये भी है कि जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है तो जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में, तो आरबीआई अभी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करेगी, मनी सप्लाई को बढ़ाएगी, तो जिससे कि जीडीपी ग्रोथ को अपनी पटरी पर लाया जा सके। हाई एम्प्लॉयमेंट, जैसे अभी बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आरबीआई क्या करेगी कि उद्योगों को सस्ती रेट पर कम ब्याज दर पे लोन देगी, जिससे वो इंडस्ट्री लगाएं, तो देश में रोजगार बढ़े, बेरोजगारी कम हो। ठीक है, तो इसके माध्यम से मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से यह भी प्राप्त किया जा सकता है। और बिजनेस साइकिल, यानी कि जो बिजनेस मैन है उन्हें सस्ता ब्याज दो। ठीक है, तो वो इंडस्ट्री लगाएंगे, रोजगार बढ़ेगा, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी कितने प्रकार की होती है। विस्तारवादी, संकुचित और अकोमोडेटिव। विस्तारवादी, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है तो लोगों के पास पैसा नहीं है, डिमांड कम है, तो अभी आरबीआई विस्तारवादी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में है, तो जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना है तो लोगों को पैसा देना पड़ेगा, बिजनेसमैन को पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा होता है संकुचित, यानी कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आरबीआई क्या करेगा, पैसे को इकोनॉमी में कम करेगा। तो वो क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट्स को, रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को, सबको बढ़ा देगा, बैंक रेट वगैरह को, जिससे क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। तीसरा होता है अकोमोडेटिव, यानी कि कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बैलेंस बना के चल रहा है, किसमें, इन्फ्लेशन में और ग्रोथ में, कि इन्फ्लेशन भी हाई ना हो और ग्रोथ भी कम ना हो। ठीक है,
तो यहाँ पे बैलेंस बना के रखना होता है। और अब देखेंगे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। जैसे जो एक दो पॉलिसी होती हैं, एक फिस्कल पॉलिसी, एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को कौन डिसाइड करता है? उसको गवर्नमेंट डिसाइड करती है। फिस्कल पॉलिसी जैसे बजट के माध्यम से कि टैक्सेशन क्या होना है, ठीक है, कितना एक्सपेंडिचर होना है, तो वो उधर रहता है। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई का इम्पोर्टेंट रोल होता है। पहले आरबीआई गवर्नर ही मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते थे, लेकिन जो हमारे उर्जित पटेल कमेटी है और भी कमेटियाँ थी, उनकी सिफारिशों के आधार पे 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी को इस्टेब्लिश किया गया आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। और उर्जित पटेल कमेटी ने 5 मेंबर कमेटी को रिकमेंड किया था, लेकिन सरकार ने 7 मेंबर कमेटी को रिकमेंड किया। फिर उनके बीच जो समझौता हुआ तो वो 6 मेंबर कमेटी के बेस पे होगा, यानी कि ना 7 ना 5, कितना 6। तो इसमें 3 आरबीआई से आएंगे और 3 रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उन्हें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव क्यों कह रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होगा। गवर्नमेंट बाहर से 3 लोगों को चुनेगी, ठीक है। वो कोई इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, अच्छे से जो जानकार हो सकते हैं, जो बैंकिंग वगैरह के बारे में जानकारी रखते हो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो आरबीआई गवर्नर है ना, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या है? कि जो भी आरबीआई गवर्नर होगा वो इसका चेयरमैन होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो मेरी मम्मी का कोई भाई होगा ना, वो मेरा मामा होगा। अब कोई भी हो, मम्मी का भाई, वो मामा होना ही है। तो ऐसे ही आरबीआई गवर्नर कोई भी हो, वह मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का चेयरमैन होगा ही होगा, ठीक है। और अगर मान के चलो टोटल 6 मेंबर हैं, अगर 4 ने किसी में यस कहा, 2 ने नो कहा, तो डिसीजन हो गया। लेकिन अगर किसी आरबीआई गवर्नर सहित 6 लोग हैं, तो अगर 3-3 का हो गया, तो फिर आरबीआई गवर्नर को दोबारा से वोट करने की पावर है, यानी कि कास्टिंग वोट। तो आरबीआई गवर्नर कास्टिंग वोट भी दे सकता है, वह यह एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है। आरबीआई की तरफ से 3 लोग कौन होते हैं? आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर, 1 मेंबर और 3 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, इनका जो टर्म कितना रहेगा, जो 6 मेंबर होंगे, इनका 4 साल होता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्हें रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है। मतलब जो मेंबर्स होते हैं ना, जो 3 मेंबर्स बाहर से आ रहे हैं, उन्हें दोबारा से मतलब रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब नए सदस्य लेकर आने होंगे अगली बार, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।